नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर कैथल से है, जहां गांव धनोरी में प्रदेश स्तरीय संत धन्ना भगत जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और वहीं इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। दूसरी खबर कृषि मंत्री जेपी दलाल से जुड़ी हुई है, जहां पर भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं विरोधियों पर निशाना भी साधा है। तीसरी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है, जो देश में एक बार फिर भयावह स्थिति में है। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से रोजाना तौर पर 10,000 के पार मामले दर्ज हो रहे हैं। चौथी खबर यमुनानगर से है, जहां गांव हरनौल से बिजली बोर्ड के लाइनमैन असिस्टेंट ऋषिपाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन 4 बड़ी खबरों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर धन्ना भगत को मनोहर नमन, जहां पर आपको बता दें आज धन्ना भगत जयंती। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन भी किया और याद भी किया। कैथल के गांव धनोरी में संत धन्ना भगत जयंती पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। तो कैथल के गांव धनोरी में प्रदेश स्तरीय संत धन्ना भगत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी वहीं मौजूद थी। इसी कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। उपराष्ट्रपति का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मुख्यमंत्री को धन्ना भगत की प्रतिमा देकर स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार गांव धनोरी में संत धन्ना भगत की जयंती का आयोजन राज्य स्तर पर पहली बार आयोजित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में हर संत की जयंती मनाने को लेकर फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि जींद के मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत के नाम से होगा। धनोरी में महिला कॉलेज और 7 करोड़ से मार्केटिंग बोर्ड के काम की घोषणा भी की। गौशाला के लिए सीएम ने 21 लाख रुपए की घोषणा की। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कें मालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमने योजना बनाई कि ये रैलियां तो हम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। हमने गुरु रविदास जी की जयंती बनाई, भगत कबीर जी की जयंती बनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई, हमने महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, कितने ही संतों की मनाई। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम में गया, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहां एक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृति में चलता है। जब उनकी स्मृति में एक स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना। बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है, कहीं कहीं लोग जानते हैं। सुना हमने कि धन्ना भगत जी की वाणी के 3 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी में आते हैं। धन्ना भगत जी कौन हुए? अध्ययन किया, और अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि देश में एक ऐसा संत जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में मैंने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि कैथल जिले में धन्ना भगत जयंती अप्रैल में आएगी, ये हम सरकारी तौर पर हम मनाएंगे मित्रों, हम मनाएंगे। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं। आज होड़ लगी है, ये इनके इन प्रकार कैसे भी सब सीमाएं तोड़ करके और आदमी कैसे अपना घर भर ले। भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं रही थी, इनको रोकने के लिए सरकार के पास कानून नाम की एक व्यवस्था होती है, हम रोक सकते हैं कानून से, लेकिन कानून से लंबे समय तक चीजें नहीं रुकती हैं। आखिर लोगों को जागृत करना पड़ेगा। क्या लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि भाई जो आपसे गरीब है उसकी सेवा करो, जो पिछड़ गया उसकी सेवा करो। सरकार भी वैसे काम कर रही है। लोगों को कहो कि गलत बात की हामी न भरें, उस पर ठीक काम करें, कुरीतियां उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। मोदी जी आए, हरियाणा में कहा
कि हरियाणा प्रदेश का नाम बदनाम है, बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता है। क्या आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला सकते हैं? हमने कहा हम चला सकते हैं। हमने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया। 2014 में ये जेंडर रेशो जो 851 थी, आज प्रसन्नता है मुझे बताते हुए वो 851 से बढ़कर के 923 हो गई। मित्रों, 923 हो गई है। 2000 लड़के लड़कियों के ऊपर अभी 72 लड़कियां वो कोख से मरने में बचती हैं, उनको जीवन मिलता है। समाज की बहुत बुराई जो आने वाली बुराई, उस कलंक से हम बचने की ओर आगे बढ़ गए, हम बच जाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात में, ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने, महिलाओं ने संकल्प लिया कि बेटों के नाम से कुआं पूजती थी, बेटियों के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया। हमारी माताओं बहनों ने बेटी के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए देश व प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर अपनी राय रखी। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष किए, स्वाति गेहूं की खरीद व उठान के साथ सरसों की कम आवक पर कार्रवाई करने की भी बात कही। सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अभय चौटाला के विपक्ष को एक होने या जेल में राजनीति करने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जो एक हो ना हो उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। विपक्ष ये सोचता है कि वो एक होकर मोदी को हटा देंगे और जेल जाने से बच जाएंगे, तो उनकी ये सोच गलत है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस सरकार आने पर C2 फॉर्मूला के साथ SSP देने के दावे पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस नेताओं को पता है कि सत्ता में तो ना आना नहीं, ऐसे में वो कोई भी वादा करने से नहीं चूकते हैं। ये जो मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, 4 प्रांत के वो गवर्नर रहे, उनको लगता था कि कोई गलत काम हुआ है, उसके शासन के दौरान उनके संज्ञान में आए, तभी उनको कार्रवाई हट रही। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कांग्रेस सरकार आने पर C2 फार्मूला के तहत MSP देने की जो बात कही गई थी, तो इस पर जो है जेपी दलाल जो कि कृषि मंत्री है, उन्होंने चुटकी ली थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बननी ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कहीं पर भी जाकर के कोई भी वादा कर देते हैं। हालांकि अगर वादा करने से कोई फायदा नहीं होगा। उनका कहना था कि सरकार बनती तो ये देते तो कोई अलग फायदा था। पीछे इनकी सरकार रही थी तो कांग्रेस ने जो है किसानों को 2-2 रुपए के चेक जो है वो दिए थे। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उसको भी कई सालों तक दबा के रखा गया था। इस प्रकार के आरोप भी कृषि मंत्री ने आज लगाए हैं। ठीक है दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेल में राजनीति के बयान पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कृषि मंत्री जेपी दलाल की बात की जाए तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और जेल में राजनीति वाले बयान पर अभय चौटाला पर पलटवार भी किया। इसके साथ ही पूर्व सीएम दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक बयान सामने आया था जहां पर वो तमाम वादे जो है वो करते हुए दिखे। जहां पलटवार करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने साफ तौर पर कहा कि ये वादे इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को पार्टी को पता कि वो नहीं जीतेगी, तो ऐसे में कोई भी वादा हो वो बिना सोचे समझे कर लेते हैं। तो लोगों की समस्याएं सुनी है। भिवानी दौरे पर थे कृषि मंत्री, जहां लोगों की समस्याएं सुनी कृषि मंत्री ने। तो कोरोना का खतरा देश में फिर एक बार पैदा होते देख रहा है और पिछले एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से मामले रोजाना तौर पर 10,000 के पार दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के 10,112 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार इन दर्ज नए मामलों के बाद देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 67,806 हो गई है। बात अगर हरियाणा की करें तो प्रदेश में कोविड के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 5,649, वहीं
बीते दिन 937 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन 8,636 सैंपल मिल गए हैं। वहीं गुरुग्राम जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा 2,725 एक्टिव मरीज, वहीं फरीदाबाद में 819, हिसार में 206, सोनीपत में 141, करनाल में 254, पंचकुला में 345, अम्बाला में 165, पानीपत में 70, सिरसा में 48, रोहतक में 266, यमुनानगर में 28, कुरुक्षेत्र में 61, भिवानी में 14, जींद में 133 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में कोविड की पॉजिटिविटी रेट 9.78%, जबकि रिकवरी रेट 98.47% है। वहीं इन 24 घंटे के दौरान 9,833 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 67,806 एक्टिव केस पहुंच चुका है। 24 घंटे में प्रदेश में आपको बता दें कि 5,649 संक्रमित पाए गए हैं और लगातार केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना, जहां 67,806 पॉजिटिव केस पूरे देश भर की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार केसेस में वृद्धि देखी जा रही है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और ये आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता की कमी कहेंगे और इसके साथ ही 67,806 एक्टिव केस और ये आंकड़े जो है काफी डराने वाले और लगातार केसेस में वृद्धि जो है वो देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में कोरोना की जागरूकता की कमी और डर जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार सरकार प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बेपरवाह लापरवाह बने बैठे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर वरुण शर्मा, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वरुण, जिस तरीके से केसेस अब जब लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है। आपको क्या लगता है, क्या लोग जो है फिलहाल काफी ज्यादा लापरवाह है और अभी भी उनमें इन आंकड़ों को देखकर भी वो डर जो है उत्पन्न नहीं हुआ है? अभी भी लोग क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, देखिए अभी कोविड के केसेस स्लाइटली राइज पे हैं, बट घबराने की कोई बात नहीं है। अगर घबराने की तब बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब है अगर आप पूरी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं तो लोगों को गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए और कोई भी बीमारी को लाइटली नहीं लेना चाहिए और कोरोना को तो बिल्कुल खास तौर पर लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर वरुण, क्योंकि देखिए तमाम सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस जारी कर लिए गए हैं और कई जगह पर मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग जो है वो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। भीड़भाड़ वाले जगह पर जा रहे हैं लेकिन वहां पर भी मास्क का प्रयोग जो है नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मास्क तो देखिए आप पब्लिक प्लेसेस पे डालिए और अगर आपको खांसी जुकाम है तो बाहर जाने के लिए अवॉइड करें और खास तौर पे जो बुजुर्ग और बच्चे हैं इनको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में फ्लू चल रहा था तो उसमें खांसी जो थी छोटे बच्चों में खास तौर पे 3-3, 4-4 महीने खांसी नहीं ठीक हो रही थी और अभी भी जैसे कोविड का डर सता रहा है तो हमको लगता है कि अभी आपको पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और हैंड वॉशिंग हमेशा रेगुलर रखनी है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर वरुण, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वायरस जो है वो फैल रहा है और वायरल फीवर जो है वो एक तरफ फैल रहा है। ऐसे में लोग जो है काफी ज्यादा घबरा जा रहे हैं और लोग जो है नॉर्मल एक वायरल फीवर और कोविड में अंतर जो है नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सिम्टम्स तो दोनों के सिमिलर ही होते हैं और आने वाले टाइम में हमको कोविड के साथ जीना ही पड़ेगा। यहाँ मैंने आपको पहले भी आपके चैनल पे बताया है कि ये तो एक लाइफ के साथ चलने वाली चीज है और कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, बट ये है कि आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। पहले की तरह नहीं कि मतलब आपको इजी नहीं लेना है और हर बार आपको प्रिकॉशंस, तो जो प्रिकॉशंस हैं जो गवर्नमेंट ने जो मैंडेटरी किए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और मास्क पहनना है और डेफिनेटली आपको पहन के रखना ही पड़ेगा जब भी मौसम का, जब भी कोविड के जब भी संक्रमण लगता है हमको। जी बिल्कुल डॉक्टर वरुण, क्योंकि देखिए अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया है और ऐसे में कई लोग ऐसे जो डोज है वैक्सीनेशन का, कई लोग ऐसे जिन्होंने पहली डोज लगाई और दूसरी डोज नहीं लगाई है, कई लोग प्रिकॉशन डोज भी नहीं लगा रहे हैं। क्या इससे भी कोई फर्क पड़ रहा है? डेफिनेटली देखिए, अगर आइडली देखिए तो कोविड की वैक्सीन तो हर साल लगनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वेव में हर बार में नया स्ट्रेन ही
उभर के आया है। ये अलग है कि कभी वो किसी पेशेंट के लिए वो रिस्की रहा है और किसी पेशेंट के लिए नहीं रहा है। तो वैक्सीन तो आपको, जब आपके पास एक सोल्यूशन है इजी, मतलब वैक्सीन इज ऑलवेज एन सोल्यूशन, जिससे कि आपको डिजीज को थोड़ा सा रोक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन लगवाना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर वरुण, क्योंकि जो आंकड़े अब लगातार बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है इन आंकड़ों के लगातार बढ़ने में? क्योंकि लोग क्या फिलहाल कोविड को लेकर ज्यादा ही लापरवाह बन गए हैं? देखिए, आंकड़े बढ़ने का तो इसमें, देखिए आंकड़े डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, बट लोग भी क्या करें, अब तो इतने 4 साल हो गए हैं हमको लगातार कोविड को देखते देखते। तो हर एक आदमी को समझाना और हर एक आदमी को उसको सीरियसली लेना, ये एक बहुत मुश्किल बात होती है एक नॉर्मल लेमैन के लिए। क्योंकि पहले 2-3 वेव्स में तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी प्रेशर था, सोसाइटी का प्रेशर था, लोग जो बगैर मास्क से घूमते थे उनको उनके साथ वाले ही टोक देते थे। बट अभी क्योंकि ये अब हमारे सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में आ चुका है और इसने कोविड ने घर बना लिया है, तो मुझे लगता है कि अब लोगों को इतना सीरियसली समझाना बहुत मुश्किल होगा और चैलेंजिंग होगा गवर्नमेंट के लिए। डॉक्टर वरुण, क्योंकि देखिए एक और वायरस और या फिर इन्फ्लुएंजा का H3N2 जो है वो भी लोगों में फैल रहा है। ऐसे में अगर अगर कोविड की बात कर ली जाए और H3N2 की बात कर ली जाए, अमूमन सिम्टम्स जो है दोनों के सेम है, लेकिन इन दोनों का हम कैसे डिफरेंशिएट करें? देखिए, इन दोनों को डिफरेंशिएट तो टेस्टिंग इज एन डेफिनेटिव सोल्यूशन। अगर इलनेस बहुत बड़ी प्रोलॉन्ग कर रही है, कफ ज्यादा परसिस्टेंट हो रही है, ज्यादा हार्श कफ, मतलब ज्यादा खांसी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपको हमेशा टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। अब टेस्टिंग तो गवर्नमेंट की तरफ से ही हो रही है और हर एक सेंटर पे हो रही है, तो उस वजह से आपको, मुझे लगता है कि टेस्टिंग एक ज्यादा एक डेफिनेटिव है। बिकॉज कोविड के सिम्टम बाकी फ्लू के सिम्टम से सिमिलर ही हैं, हम कह सकते हैं कि लगभग सेम ही है। तो ये बहुत मुश्किल होता है किसी को डिफरेंशिएट करना क्लिनिकल प्रैक्टिस से कि ये कोविड है या कोई और फ्लू है। बिल्कुल डॉक्टर वरुण, आमतौर पर हमने देखा है लोगों को जब नॉर्मल खांसी जुकाम या फिर बुखार हो रहा है तो लोग केमिस्ट के पास जाकर नॉर्मल दवाइयां लेकर आ जा रहे हैं, लेकिन लगातार ये बुखार जो है वो कंटिन्यू करता है, जिसके बाद शायद लोग टेस्ट कराते हैं या फिर ऐसे घर पर ही जो है वो इलाज करते हैं। ऐसे में वो लोगों को केमिस्ट के पास से जाकर जो दवाई ला रहे हैं वो लेना क्या सही है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन हमेशा डेंजरस रहता है। उससे क्या होता है कि आप असल बीमारी तक नहीं पहुंच पाते हैं, आपके सिम्टम्स थोड़े थोड़े सबसाइड हो जाते हैं, थोड़े थोड़े रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मतलब एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जब गवर्नमेंट सेंटर पे, PHC पे जाके, हर जगह पे गवर्नमेंट ने डॉक्टर डिप्लॉय किए हुए हैं, वहां पे आपको देखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यमुनानगर के गांव हरनौल से बिजली बोर्ड के लाइनमैन असिस्टेंट ऋषिपाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यमुनानगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। ASI गुरुचरण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्यूबवेल की बिजली का मीटर ट्रांसफर करने के नाम पर आरोपी ऋषिपाल गांव गोलनपुर निवासी सचिन कुमार से 10,000 की रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता ने यमुनानगर विजिलेंस टीम के अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी। वहीं 10,000 पहले देने की बात कही गई, बाकी 5,000 मीटर लगने के बाद सारा मामला तय हो गया। यमुनानगर के गांव हरनौल से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों 10,000 की रिश्वत के साथ ऋषिपाल असिस्टेंट लाइनमैन को गिरफ्तार किया है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है? पकड़ा गया लाइनमैन, आपको बता दें कि यमुनानगर में लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। रिश्वतखोर बिजली कर्मचारी को ASI ने गिरफ्तार किया और फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। विजिलेंस की टीम ने ये गिरफ्तारी की है और रंगे हाथों लाइनमैन को गिरफ्तार किया है। बता दें कि करीब 10,000 का रिश्वत लेते हुए लाइनमैन को रंगे हाथों पकड़ा गया।
जिसने मैं लिखित में कंप्लेंट दी है भाई हमने नया मीटर का कनेक्शन लेना था और उसकी एवज में प्रिंसिपल असिस्टेंट लाइनमैन हरनोल उसने 15,000 रुपये की डिमांड की है, जिसने 10,000 रुपये आज मांगे हैं और 5,000 रुपये मीटर लगने के बाद मांगे हैं, जो आज 10,000 रुपये लेते हुए रेड हैंडेड हरनोल गांव से प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। सर कौन से विभाग में तैनात है? ये बिजली विभाग में तैनात है। तो रिश्वतखोर बिजली कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं और आपको बताते हैं कि विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है और रिश्वत लेते लाइनमैन पकड़ा गया, जिसके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। तो विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यमुनानगर में लाइनमैन को 10,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई कर रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।